डियर स्टूडेंट्स, अपना सुक्रोज वाला टॉपिक चल रहा था। अपनों ने देखा था सुक्रोज एक क्या है, डाइसैकेराइड है। और डाइसैकेराइड होने के साथ साथ ये क्या है, एक अनपचायक शर्करा भी है। अनपचायक शर्करा अपनों ने इस आधार पर बोला था कि जो सुक्रोज के अंदर दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां होती हैं, एक ग्लूकोज होती है, दूसरी फ्रैक्टोज होती है। ये दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयों के जो कार्बोनिल समूह होते हैं वो क्या कर लेते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग ले लेते हैं। ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेने के कारण कोई भी एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह मुक्त अवस्था में नहीं रहता, और मुक्त अवस्था में नहीं रहने के कारण ये क्या होता है, अनपचायक शर्करा होता है। ये कैसे अभिक्रिया में, यानी कहने का मतलब ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, अब जब अपने सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो सुक्रोज का जल अपघटन कराने से अपने को इतना तो पता है कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनता है। लेकिन जो ग्लूकोज बनता है वो अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, जो फ्रैक्टोज बनता है वो कौन सा बनता है, बीटा डी फ्रैक्टोज बनता है। यानी ग्लूकोज जब सुक्रोज का जल अपघटन किया है तो कौन सा, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस में बीटा डी फ्रैक्टोज का निर्माण हुआ है। डी का मतलब तो पता ही है कि एक डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के समावेश भी इससे संबंधित है। अल्फा इसकी संरचना किसके कारण थी, तो जो OH था वो क्या था, ग्लूकोज में नीचे था, और बीटा के अंदर OH क्या था, सेकंड नंबर वाला ऊपर था। तो जो जल अपघटन होते हैं वो तनु अम्ल की उपस्थिति में होते हैं। तनु अम्ल जैसे H2SO4 हो गया, तनु अम्ल जैसे H2SO4 हो गया, या फिर अपने कह सकते हैं कि HCl हो गए। ये सारे क्या होते हैं, तनु अम्ल होते हैं। या फिर यहाँ पर H+ आयन भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, क्योंकि अम्ल क्या होते हैं, H+ आयन ही तो देते हैं जलीय विलयन में, तो H+ आयन भी क्या होता है आपको लिखा हुआ मिल सकता है। जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, एक ग्लूकोज प्राप्त होता है, एक फ्रैक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज कौन सा, तो अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रैक्टोज कौन सा, तो बीटा डी फ्रैक्टोज प्राप्त होता है। ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज से मिलकर किसका निर्माण होगा, सुक्रोज का निर्माण होगा। वो कैसे होगा वो आगे अपने क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। फिर आता है कि सुक्रोज एक दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक होता है। ओनली सुक्रोज की बात की जाए तो ये क्या होता है, एक दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक होता है। लेकिन जब सुक्रोज का क्या करते हैं, अपने जल अपघटन करते हैं, तो जल अपघटन के पश्चात जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का जो सममोलर विलयन प्राप्त होता है वो क्या होता है, वाम ध्रुवण गुणक होता है। सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज को अपने ने क्या किया है, जलीय विलयन में बनाया, यानी एक सुक्रोज का जलीय विलयन अपनों ने क्या कर लिया, इसका निर्माण कर लिया। उसका जल अपघटन नहीं किया, ओनली अपनों ने क्या किया है, जलीय विलयन बनाया है। उसका जलीय विलयन बनाया, उसके अंदर अगर अपने समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारेंगे तो वो किस दिशा में घुमाएगा, वाम दिशा यानी दक्षिण दिशा में घुमाएगा। जो सुक्रोज का जलीय विलयन बनेगा वो क्या होगा, दक्षिण ध्रुवण गुणक होगा। लेकिन सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे, मतलब तनु अम्ल की उपस्थिति में उसका जल अपघटन कराने के पश्चात जो जलीय विलयन बनेगा वो कौन सा होगा, वाम ध्रुवण गुणक होगा। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि जो फ्रैक्टोज होता है वो फ्रैक्टोज कौन सा होता है, वाम ध्रुवण गुणक यौगिक होता है, और लमसम कितना होता है उसका मान 92.5 डिग्री होता है नेगेटिव का, तो अपने को पता है। और ग्लूकोज का जो जलीय विलयन होता है, ग्लूकोज के दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, लेकिन दोनों क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात कौन सी डिग्री पर, 52 डिग्री पर आकर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अपनों ने ये देखा था कि अल्फा ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, 119 डिग्री दिखाता है, फिर धीरे धीरे 52 में आ जाता है। बीटा होता है वो 19 से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे कहां तक पहुंच जाता है, 52 में पहुंच जाता है। इसलिए तो ग्लूकोज को अपनों ने क्या बोला था, एक परिवर्तित ध्रुवण गुणक बोला था। तो 52 डिग्री उनका क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है कि ग्लूकोज का जो जलीय विलयन बनेगा उसके ध्रुवण गुणक का मान कितना होगा, 52 डिग्री होगा। और जो फ्रैक्टोज का जलीय विलयन बनेगा उसके जलीय विलयन का ध्रुवण गुणक का मान कितना होगा, माइनस 92.4 डिग्री होगा। जब ओवरऑल अपने निकालते हैं तो कितना निकल के आता है, 40.4 डिग्री माइनस का निकल के आता है। 40.4 डिग्री कितने का निकल के आता है, माइनस का निकल के आता है। और माइनस का चिन्ह किसको दर्शाता है, वाम ध्रुवण को दर्शाता है। वाम ध्रुवण को क्या करता है, गुणक के मान को क्या करते हैं, ये दर्शाता है। तो इसलिए जो ग्लूकोज यानी जो सुक्रोज है, सुक्रोज का जल अपघटन से अपनों ने क्या प्राप्त किया, ग्लूकोज प्राप्त किया और एक फ्रैक्टोज प्राप्त किया। जल अपघटन की बात कर रहे हैं अपने, तो दोनों अपनों ने प्राप्त कर लिया। उसके बाद में जो ग्लूकोज का
क्या था, यानी जो ध्रुवण गुणक का मान था वो 52 डिग्री था, और जो फ्रैक्टोज के ध्रुवण गुणक का मान था वो कितना था, -92.4 डिग्री था। ओवरऑल दोनों ने कैंसिल आउट करके अपनों ने देखा तो कितना है, -40.4 डिग्री है। माइनस का मतलब कि ये कौन सा ध्रुवण गुणक दिखाएगा, वाम ध्रुवण गुणक दिखाएगा। इसलिए अपने कह सकते हैं कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन करने के पश्चात में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का समान क्या होता है, विलयन प्राप्त होता है। ग्लूकोज एक दक्षिण ध्रुवण गुणक का मान, दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, लेकिन उसका मान क्या होता है, फ्रैक्टोज के वाम ध्रुवण गुणक से कम होता है। कम होने के कारण जो सुक्रोज के जल अपघटन के पश्चात में जो जलीय विलयन बना है वो कौन सा ध्रुवण गुणक दिखाएगा, तो वो वाम ध्रुवण गुणक दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को पता है कि जब इनका समान मोल यानी समान आयतन में इनका निर्माण हो रहा है तो प्रभावी कौन सा होगा, फ्रैक्टोज का ध्रुवण गुणक का मान प्रभावी होगा, क्योंकि इसका ज्यादा है, -52 है, जो क्या करेगा, +52 को संतुलित करके -40.4 डिग्री क्या करेगा, दिखाएगा। और माइनस का चिन्ह अपने को पता है किसको दिखाता है, वाम ध्रुवण को दिखाता है। इसलिए अपने कह सकते हैं कि सुक्रोज का जो जल अपघटन के पश्चात विलयन बना है वो क्या होता है, एक वाम ध्रुवण गुणक होता है। जबकि सुक्रोज का बिना जल अपघटन बिना जल अपघटन किए जो जलीय विलयन बनाते हैं उसका मान क्या होता है, दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसका क्या नहीं हुआ, जल अपघटन नहीं हुआ, और जल अपघटन नहीं हुआ तो इसका मतलब सुक्रोज कौन सा विलयन दिखाएगा, कौन सा, वाम यानी ध्रुवण गुणक का मान दिखाएगा, तो वो दक्षिण ध्रुवण गुणक ही दिखाएगा। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। जबकि सुक्रोज का जल अपघटन के पश्चात जो जलीय विलयन बनता है वो क्या होता है, वाम ध्रुवण गुणक होता है। अभी इस आधार पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन कि प्रतिपन्न अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर इनवर्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर इन्वर्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, सुक्रोज वैसे तो क्या था, एक दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक था। सुक्रोज एक वैसे तो क्या था, दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक था, लेकिन उसका जब जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन करने के पश्चात उसके ध्रुवण गुणक के मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, मतलब बदल जाता है। पहले दक्षिण था, जल अपघटन किया तो क्या हो गया, इसका ध्रुवण गुणक का मान वाम हो गया। मतलब एक प्रकार से इन्वर्सन हो रहा है, इन्वर्स हो रहा है कि ये पहले तो दक्षिण दिखा रहा था, फिर क्या दिखा रहा है, अब वाम दिखा रहा है। तो इस कारण से अपने कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज का यानी सुक्रोज का जल अपघटन किया है अपनों ने, तो जल अपघटन करने के पश्चात में उसके ध्रुवण गुणक के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, या फिर अपने कह सकते हैं प्रतिपन्न होता है, प्रतिपन्न होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, अपने इनवर्स या इन्वर्ट अभिक्रिया कह देते हैं। तथा जल अपघटन के कारण जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का जो सममोलर विलयन प्राप्त हुआ है उसे अपने कौन सी शर्करा बोल देते हैं, तो उसे अपने अपवर्त शर्करा बोल देते हैं, या फिर प्रतिपन्न शर्करा बोल देते हैं, प्रतिपन्न शर्करा बोल देते हैं। ये चीजें भी ध्यान रखना कि प्रतिपन्न शर्करा किसे कहते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन में ये लिखाते हैं कि सुक्रोज को प्रतिपन्न शर्करा कहते हैं, ये रॉन्ग होता है। अपने को यहाँ तक लिखना होता है कि जो सुक्रोज के जल अपघटन के पश्चात में जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का जो सममोलर विलयन प्राप्त होता है उस सममोलर विलयन को अपने क्या बोलते हैं, अपवर्त शर्करा या प्रतिपन्न शर्करा कह देते हैं। और सुक्रोज के जल अपघटन के पश्चात उसके ध्रुवण गुणक के मान में परिवर्तन होने के कारण सुक्रोज की जल अपघटन अभिक्रिया को अपने क्या बोल देते हैं, इन्वर्ट या इनवर्स अभिक्रिया या फिर प्रतिपन्न अभिक्रिया कह देते हैं। ये क्वेश्चन हाफ नंबर में पूछा ही जाता है कि प्रतिपन्न अभिक्रिया किसे कहते हैं या अपवर्त शर्करा किसे कहते हैं। तो सुक्रोज के जल अपघटन के पश्चात में जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का सममोलर विलयन प्राप्त होता है उस विलयन को अपने क्या बोल देते हैं, अपवर्त शर्करा बोल देते हैं या फिर प्रतिपन्न शर्करा बोल देते हैं। ठीक है। और जो ध्रुवण गुणक का मान होता है वो परिवर्तित क्यों होता है, क्योंकि जो सुक्रोज होता है वैसे अगर उसका जल अपघटन न करके जलीय विलयन बनाते हैं तो वो दक्षिण ध्रुवण गुणक दिखाता है, लेकिन जब जल अपघटन कर देते हैं और जल अपघटन करने के पश्चात अपने को पता है कि ग्लूकोज प्राप्त होगा और फ्रैक्टोज प्राप्त होगा। अपने को ग्लूकोज के ध्रुवण गुणक का मान भी पता है कि इसका 52 डिग्री होता है और फ्रैक्टोज के ध्रुवण गुणक का मान भी पता है कि -92.4 डिग्री होता है। ओवरऑल रिजल्ट निकल गया था -40.4 डिग्री, जो क्या होता है, वाम ध्रुवण गुणक होता है।
और वाम ध्रुवण गुणक होने के कारण ये जो सम मोलर वाला जलीय विलयन प्राप्त हुआ है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, वो क्या हो जाता है, एक वाम ध्रुवण गुणक हो जाता है। जो सुक्रोज के क्या होता है, विपरीत होता है। विपरीत होने के कारण जो सुक्रोज की जल अपघटन अभिक्रिया थी उसे अपने क्या बोल देते हैं, प्रतिपन्न अभिक्रिया बोल देते हैं। और जो सम मोलर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हुआ है विलयन, उसे अपने क्या बोल देते हैं, अपवर्त शर्करा बोल देते हैं या प्रतिपन्न शर्करा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना। उसके बाद में आता है कि सुक्रोज होता है वो एक अनपचायक शर्करा है। क्यों? तो इसका रीजन अपने यहां से देखते हैं कि सुक्रोज होता है वो एक अनपचायक शर्करा किस लिए कहा जाता है। तो अपने को पता है कि सुक्रोज का जो जल अपघटन है C12 H22O11, जल अपघटन करेंगे तो किसकी उपस्थिति में करेंगे, जल ही लेंगे ना। H प्लस कोई क्या होगा, अम्बल होगा। अम्बल कौन सा होगा, तनु अम्बल होगा। H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है। ठीक है, तो जल अपघटन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, C6H12O6 प्लस में C6H12O6, मतलब एक ग्लूकोज की इकाई प्राप्त होगी और एक कौन सी प्राप्त होगी, फ्रक्टोज की इकाई प्राप्त होगी। जो ग्लूकोज होगा वो कौन सा होगा, अल्फा डी होगा, और फ्रक्टोज होगा वो कौन सा होगा, बीटा डी होगा। अपनों ने ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना थी वो देखी थी। सी ग्लूकोज में क्या था, एक एल्डिहाइड समूह था। इस एल्डिहाइड समूह को मैं ऐसे दिखा सकता हूं। थर्ड नंबर वाला OH कहां पर था अपना, बाईं तरफ था, और बाकी OH कहां पर थे, दाईं तरफ थे। लास्ट वाले को डायरेक्ट लिख देते हैं और वैलेंसी क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये अपना क्या था, ग्लूकोज था। उसी प्रकार से फ्रक्टोज की संरचना देखी थी तो CH2 OH आएगा थर्ड नंबर पर। अपने को पता है कि OH को किधर रखना है, बाईं तरफ ही रखना है। OH फिर CH2, ये क्या था अपना, फ्रक्टोज था। यही था ग्लूकोज की जब अपने बिना चक्रीय फिशर संरचना देख रहे थे तो इस प्रकार से निकल के आ रही थी। फिशर संरचना में 6 थे। एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड समूह इसलिए है क्योंकि अपनों ने देखा था कि ऐसी कोई भी संरचना जिसमें क्या एक तरफ कार्बन हो, दूसरी तरफ O और साथ में H लग जाए, तो ये एल्डिहाइड की संरचना होती है। ये एल्डिहाइड की संरचना है, कीटोनिक संरचना मत समझ लेना इसे। ठीक है, तो अपने को पता है कि जब इनकी चक्रीय संरचना बना रहे थे अपने, तो एल्डिहाइड क्या हो रहा था, यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होकर इसके साथ जुड़ रहा था और किसका निर्माण कर रहा था, OH का निर्माण कर रहा था। और ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा था, एक चक्रीय रूप में जुड़ रहा था। ये अपनों ने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना देखी थी। यहाँ से जो OH था उसका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होकर किसके साथ, यानी एल्डिहाइड के जो O था उसके साथ जुड़कर किसका निर्माण कर रहा था, एक हाइड्रोक्सी समूह का निर्माण कर रहा था। और जो ऑक्सीजन था वो किसके रूप में, एक चक्रीय रूप में जुड़ा हुआ था। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो यहाँ से 5वें नंबर से क्या होगा, 5 और 2 के बीच में बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होकर इसके साथ जुड़ेगा और यहाँ से जो ऑक्सीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसे ऐसे दिखा सकता हूं, डायरेक्ट का निर्माण हो जाएगा। ये अल्फा इसलिए क्योंकि OH क्या आ रहा था, रिंग के अंदर आ रहा था। इसे आप क्या कर सकते हो, रिंग के अंदर लिख सकते हो, और ये रिंग के बाहर दिख रहा था इसलिए इसे अल्फा बोल रहा था मैं, और इसे कौन सा बोल रहा था, बीटा। और ये बीटा क्या था, फ्रक्टोज था। बोला था मैंने कि सेकंड नंबर वाले OH पर क्या करेंगे, अपने ध्यान रखेंगे कि सेकंड वाला फ्रक्टोज के अंदर OH क्या आ रहा है, रिंग के अंदर आ रहा है तो अल्फा, रिंग के बाहर आ रहा है तो बीटा। तो इसलिए रिंग के बाहर दिखाया है मैंने, तो ये बीटा फ्रक्टोज हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज इसलिए क्योंकि रिंग के अंदर क्या है, OH है। इसलिए रिंग से एक बार क्या करता हूं, ऊपर दिखा देता हूं ताकि क्या हो जाए, आपको समझ आ जाए। अब इसके अंदर क्या होगा, तो अपने को पता है कि ग्लूकोज का निर्माण जब ग्लूकोज यानी सुक्रोज का जल अपघटन कर रहे थे तो जल अपघटन से क्या हो रहा था, जल का अणु जुड़ रहा था और क्या कर रहा था, वैलेंसी पूरी कर रहा था ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की। 6 कार्बन इसमें, 6 कार्बन इसमें, 12 O कितने थे, 6 थे। अब लेकिन जब ग्लाइकोसाइड बंध का निर्माण होगा, सुक्रोज का निर्माण करेंगे तो अपने को जल का एक अणु निष्कासन करना ही पड़ेगा, तभी क्या हो सकता है,
सुक्रोज का निर्माण हो सकता है। या फिर ऐसे कर सकता हूँ, इस अभिक्रिया को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसमें क्या होंगे, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज आपस में जुड़ेंगे, जल के एक अणु का निष्कासन करेंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, फ्रैक्टोज का यानी सुक्रोज का निर्माण कर लेंगे। तो यहां से क्या होगा कि यहां से OH और इसका H प्रतिस्थापित होगा, किसका निष्कासन हो जाएगा, जल के एक अणु का निष्कासन हो जाएगा। ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इनके साथ चक्रीय रूप से जुड़ जाएगा और ये अब ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज न रहकर किसका निर्माण कर लेंगे, सुक्रोज का निर्माण कर लेंगे। ग्लूकोज की जो संरचना थी, संरचना बना ली अपनों ने, अल्फा ग्लूकोज की संरचना कैसी थी, बीटा फ्रैक्टोज की संरचना भी बना ली। उसके बाद में क्या किया अपनों ने ये किया कि जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह था उसको अपने क्या करना है, दिखाना है ना किसके अंदर की ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेता है, और जो कीटोनिक समूह था वो भी क्या कर रहा है, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग ले रहा है। यानी ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह है और जो फ्रैक्टोज का कौन सा था, कीटोनिक समूह, दोनों ही क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग ले रहे हैं। ग्लाइकोसाइड बंध में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। भाग लेने के कारण ये किसी भी अवस्था में क्या नहीं होते, मुक्त नहीं होते, और मुक्त नहीं होने के कारण ये कौन से होते हैं, अनपचायक शर्करा होते हैं। स्टार्टिंग में अनपचायक शर्करा की यही डेफिनेशन बोली थी कि ऐसे कोई भी डाइसैकेराइड जिसकी दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां अगर ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेती है, दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां के कार्बोनिल समूह, यहाँ पर ग्लूकोज का कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड था और फ्रैक्टोज का कार्बोनिल समूह कौन सा था, कीटोनिक था। अगर दोनों कार्बोनिल समूह दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयों के ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेते हैं तो उस डाइसैकेराइड को अपने क्या बोलेंगे, अनपचायक शर्करा बोलेंगे। और इसमें हो क्या रहा है, जो ग्लूकोज दिखाया था मैंने, ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड समूह था, एल्डिहाइड समूह को पहले चक्रीय रूप में दिखा दिया, फिर फ्रैक्टोज के एल्डिहाइड समूह था, कीटोनिक समूह था, उसको भी क्या कर दिया, चक्रीय समूह में दिखा दिया। फिर यहाँ से क्या किया मैंने, एक जल के अणु का निष्कासन किया, मतलब OH था, यहाँ पर भी OH था, एक दो हाइड्रोजन निष्कासित हो गए और एक ऑक्सीजन निष्कासित हो गया, मतलब एक जल के अणु का निष्कासन किया और दोनों कार्बन के बीच में क्या कर दिया मैंने, एक ऑक्सीजन के द्वारा बंध का निर्माण कर दिया। इस बंध को ही अपने कौन सा बंध बोल देते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध बोल देते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध बोल देते हैं। अब इसकी संरचना कैसे होगी, इसकी संरचना किस टाइप से होगी, जब अपनों ने देखा था कि फ्रैक्टोज की भी एक चक्रीय संरचना निकल के आई थी, ग्लूकोज की भी एक चक्रीय संरचना निकल के आई थी। इसकी संरचना ऐसे दिखा सकता हूं, फर्स्ट कार्बन परमाणु, फर्स्ट कार्बन परमाणु कौन से कार्बन परमाणु के साथ में ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ा है, तो पांचवें कार्बन परमाणु के साथ ये कौन सा हो गया, अपना पांचवा कार्बन परमाणु होगा, फर्स्ट, और ये 5, क्योंकि फर्स्ट के साथ में कौन सा है, 5 है, उसके बाद में 4th, उसके बाद में 3rd, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1। यही है, फर्स्ट वाले के साथ में क्या हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, कौन सा जुड़ा है, C2 जुड़ा है, तो यहां पर क्या कर दिया मैंने, C2 लिख दिया और इसको क्या कर दिया मैंने, ऑक्सीजन से जोड़ के दिखा दिया। उसके बाद में अपने को पता है कि C2 और C5 के आपस में कौन से बंध से जुड़े हुए हैं, तो ये एक ऑक्सीजन के बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, ऑक्सीजन का निर्माण कर दिया। और दूसरा यहाँ पर कौन सा दिखा दिया मैंने, C5 दिखा दिया। अब C6 है तो इसके साथ में मैंने क्या कर दिया, H, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, CH2OH दिखा दिया। यहाँ पर क्या एक H है, दूसरा क्या CH2OH दिखा दिया। उसके बाद में क्या था, C2 के बाद में C3 था, तो ये मैंने क्या कर दिया, C3 का निर्माण कर दिया। और उसके बाद में C4 का निर्माण, और ये क्या करके इसके साथ जोड़ के दिखा दिया। जैसे संरचना थी वैसे ही क्या कर रहे हैं, अपने चलते जा रहे हैं। अब इसकी वैलेंसी पूरी करनी है तो वैलेंसी वही देखनी है कि इस वाले जो रिंग के वाले होंगे वो अपने क्या करने, नीचे दिखाने, OH नीचे, फिर H, फिर OH, फिर H, फिर CH2OH, सॉरी 4th नंबर वाला है, 1 2 3 4, तो OH नीचे आएगा, फिर H, फिर 5th वाला क्या करना है, CH2OH, फिर H। लेकिन अब इधर ध्यान रखना, इधर जो रिंग वाले हैं उनको क्या करना है, अपने को ऊपर दिखाना है। रिंग वाला जैसे ऊपर कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर H आ जाएगा क्योंकि इसके साथ में कौन सा जुड़ा होगा,
C2 के साथ में वैलेंसी पूरी करनी होगी ना अपने को। इसके साथ भी H जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी क्या होगा, इसके साथ भी H जुड़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद में क्या करेंगे, थर्ड नंबर वाला देखेंगे। थर्ड नंबर वाला ये है, तो इसके जो रिंग के अंदर है उसको क्या करेंगे, अपने ऊपर दिखाएंगे। तो H OH फिर OH H, ये क्या हो जाएगी, अपनी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। था क्या अपने पास, ग्लूकोज था और फ्रैक्टोज था। ग्लूकोज की अपनों ने क्या की, चक्रीय संरचना बनाई, और फ्रैक्टोज की क्या की, अपनों ने एक चक्रीय संरचना बनाई। कि जिस प्रकार से अल्फा ग्लूकोज की अपनों ने एक चक्रीय संरचना बना के दिखाई थी कि 5 के साथ में जो OH था उसका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होकर एल्डिहाइड समूह के साथ किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सी समूह में कन्वर्ट हो गया। ये अपनों ने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह दिखा दिया था, यही किया था। और इधर क्या किया था अपनों ने, H एक हाइड्रोक्सी समूह दिखा दिया था। अल्फा इसलिए, बीटा इसलिए बोला था मैंने बीटा फ्रैक्टोज, क्योंकि बीटा फ्रैक्टोज में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सी समूह होता है सेकंड नंबर कार्बन परमाणु के साथ, अगर वो रिंग से बाहर है तो उसे कौन से बोलते हैं, बीटा। इससे मैंने क्या किया, रिंग से बाहर मतलब दूसरी साइड दिखा दिया। और इसको मैंने क्या कर सकता हूँ, रिंग के अंदर भी दिखा सकता हूँ, इसलिए मैंने इसे क्या किया, रिंग के अंदर दिखा दिया। यहाँ पर H की जगह क्या आएगा, CH2OH आएगा, क्योंकि इसके साथ में जुड़ा क्या हुआ है, CH2OH ही जुड़ा हुआ है सेकंड के साथ में, तो CH2OH आ जाएगा। उसके बाद में था क्या, इसको मैंने क्या किया, यहां से मिटो के आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये क्या है, रिंग के अंदर है, रिंग के अंदर है, OH रिंग के बाहर है। रिंग के बाहर होने के कारण इसे क्या बोल दिया मैंने, बीटा फ्रैक्टोज बोल दिया। अब इससे किसका निर्माण करना है, मुझे सुक्रोज का निर्माण करना है, क्योंकि सुक्रोज किससे मिलकर बना है, एक तो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना है, दूसरा बीटा फ्रैक्टोज से मिलकर बना है। अल्फा के लिए मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी, इस OH को मैंने क्या कर दिया, अंदर दिखा दिया, और इस OH को बीटा फ्रैक्टोज में मैंने बाहर दिखा दिया। अब होगा क्या, यहां से क्या करेंगे, ये OH और ये OH दोनों क्या करेंगे, एक जल के अणु का निष्कासन करेंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, ग्लाइकोसाइड बंध का निर्माण कर लेंगे। ग्लाइकोसाइड बंध का निर्माण करके मैंने इस टाइप से इसे दिखा दिया। अब फिर किया क्या मैंने, इसकी जो चक्रीय संरचना थी वैसे की वैसे बना दी, जैसे अपनों ने ग्लूकोज की बनाई थी वही बना के दिखाई है। लेकिन जो बीटा फ्रैक्टोज था उसकी चक्रीय संरचना में कुछ परिवर्तन कर दिया। क्या किया है मैंने, कि जो रिंग वाले थे अब की बार उनको ऊपर लिख दिया, और रिंग वाले थे उनको नीचे लिख के दिखा दिया। और रिंग वाले ऊपर थे, रिंग वालों को क्या किया मैंने, ऊपर दिखा दिया, रिंग वाले को मैंने क्या किया, नीचे दिखा दिया। जैसे अपने ने सामान्य संरचना सूत्र देखा था इनका, इसलिए सामान्य संरचना सूत्र मतलब जो चक्रीय संरचना देखी थी, अल्फा ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कौन सी थी, अल्फा ग्लूकोज में OH नीचे था, यही चल रहा था चक्रीय संरचना के अंदर। ये अपनों ने चक्रीय संरचना बनाई थी अल्फा ग्लूकोज की, और फ्रैक्टोज की अपनों ने चक्रीय संरचना बनाई थी CH2H CH2OH। पहले नंबर पर क्या किया था, बीटा है तो बीटा के लिए OH ऊपर रखा था, CH2OH नीचे, फिर थर्ड नंबर वाला OH HOH। अब ऐसे इसकी संरचना देखते हैं तो जो अल्फा अपनों ने यहां पर कौन सा, ये अल्फा ग्लूकोज है, ये कौन सा है, बीटा फ्रैक्टोज। बीटा इसलिए क्योंकि फर्स्ट नंबर जो कार्बन है, सेकंड नंबर कार्बन है, जो सेकंड नंबर कार्बन का OH मैंने क्या किया, ऊपर दिखाया। ऊपर दिखाने का मतलब कि ये क्या आ रहा है, रिंग से बाहर आ रहा है, और रिंग से बाहर आने के कारण इसे मैंने क्या कर दिया, ऊपर दिखाया। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है, डायरेक्ट ऐसे बंद बनाते हैं, तो यहां से अगर मैं क्या करूं, जल के एक अणु का निष्कासन करता हूं, तो जल के एक अणु का निष्कासन किया तो ये ऑक्सीजन किस टाइप से जुड़ना चाहिए, ये ऑक्सीजन किस टाइप से जुड़ेगा, इस टाइप से जुड़ेगा। ये संरचना रोंग हो जाती है, ये संरचना क्या हो जाती है, रोंग हो जाती है। इस टाइप की संरचना
सुक्रोज नहीं देता है। सुक्रोज संरचना देता है, वो डायरेक्ट कौन सी संरचना देता है, तो संरचना अपने डायरेक्ट देखते हैं तो सुक्रोज इस टाइप की डायरेक्ट संरचना देता है। सुक्रोज में होता क्या है, अपनों ने देखा है कि बीटा में क्या था, ऊपर था, तो ये बीटा में क्या कर लेता है, नीचे ले आता है OH को, और इधर भी क्या करता है, OH को नीचे ही रखता है। अल्फा में तो नीचे ही था, लेकिन बीटा की संरचना परिवर्तित कर देता है। जो अपनों ने रिंग के अंदर रखे थे वो रिंग से क्या कर देता है, ऊपर दिखा देता है। इसलिए जो रिंग पर था, रिंग के अंदर वाले थे उनको तो अपने नीचे दिखा रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, रिंग वालों को ऊपर दिखाने लग जाता है। तो ऊपर दिखाने लग जाता है तो इसकी संरचना इस टाइप से निकल के आती है। फर्स्ट सेकंड OH, फिर H, फिर CH2 OH को क्या करेगा, नीचे ले आएगा, और OH को क्या कर देगा, H को क्या ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। यहां से क्या करेगा, जल के एक अणु का निष्कासन करेगा और किसका निर्माण कर लेगा, ग्लाइकोसाइड बंध का निर्माण कर लेगा। ये थोड़ी सी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, या तो वो वैसे संरचना बना के कर लो, या फिर ऐसे ध्यान रख लो कि जो बीटा फ्रैक्टोज की अपनों ने संरचना बनाई थी उस संरचना को परिवर्तित कर दो पूरी तरह से। परिवर्तित करने का मतलब जो रिंग के अंदर रखा था उसको रिंग से बाहर ले आओ, रिंग के अंदर वाले थे उनको नीचे लिखा था उसे ऊपर लिख दो, और जो रिंग से अपनों ने बाहर लिखा था यानी जो रिंग के बाहर थे उनको ऊपर लिखा था उनको क्या कर दो, नीचे लिख के दिखा दो। तो इस टाइप से ये संरचना करनी होगी। रिंग के अंदर थे उनको अपनों ने क्या लिखा था, नीचे लिखा था, और रिंग से बाहर थे उनको ऊपर लिखा था। लेकिन जो सुक्रोज का निर्माण करेंगे तो सुक्रोज के निर्माण के अंदर जो बीटा फ्रैक्टोज लेंगे, बीटा फ्रैक्टोज के अंदर जो रिंग के अंदर वाले होंगे उनको तो क्या करेंगे, ऊपर दिखाएंगे, और रिंग के बाहर वाले होंगे उनको क्या करेंगे, नीचे दिखाएंगे। तो ये चीज थोड़े से आप ध्यान रखना। ये बीटा फ्रैक्टोज की क्या होती, सॉरी ये सुक्रोज की क्या होती है, संरचना होती है। ये संरचना यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये संरचना इसलिए की है मैंने क्योंकि C1 कार्बन और C2 कार्बन के बीच में क्या होता है, एक ग्लाइकोसाइड बंध का निर्माण होता है। कौन से बंध का निर्माण होता है, ग्लाइकोसाइड बंध का निर्माण होता है। C1 के साथ में अपने को पता है कि जो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह जुड़ा था, और C2 के साथ में फ्रैक्टोज में कौन सा था, कीटोनिक समूह था। तो ये दोनों समूह क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल समूह ग्लाइकोसाइड बंध में भाग ले रहे हैं। भाग लेने के कारण ये क्या करते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं रहते, और मुक्त अवस्था में नहीं रहने के कारण ये किसी भी प्रकार की, जैसे अपने कह सकते हैं फर्स्ट टोलन परीक्ष यानी टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते। टोलन अभिकर्मक व फेलिंग विलयन को क्या नहीं करते, अपचयित नहीं करते। फेलिंग विलयन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, कोई अभिक्रिया नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करेंगे। सेकंड अपने कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, जो हाइड्रोक्सिल अमीन होते हैं उसके साथ अभिक्रिया करके किसी भी प्रकार के ऑक्सिम का निर्माण नहीं करते। किसका निर्माण नहीं करते, ऑक्सिम का निर्माण नहीं करते। थर्ड कंडीशन अपने कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में, फेनिल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके किसका निर्माण नहीं करते, तो ओसोजोन का निर्माण किया था अपने ने, ओसोजोन का निर्माण किया था। तो ये जो सुक्रोज होता है वो तीनों अभिक्रिया नहीं देता। नहीं तो टोलन अभिकर्मक को क्या नहीं करता, ये टोलन अभिकर्मक फेलिंग विलयन को भी क्या नहीं करता, अपचयित नहीं करता। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सिम का भी निर्माण नहीं करता। और थर्ड अपने कह सकते हैं कि फेनिल हाइड्रोजन और ओसोजोन, फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ओसोजोन का निर्माण नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, एक अनअपचायक शर्करा है, जबकि इसका ग्लूकोज और फ्रैक्टोज तो अपचायक शर्करा है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज एक अपचायक शर्करा है, उसकी विभिन्न टाइप की अपनों ने रिएक्शन देख ली थी, लेकिन जो इनकी रिएक्शनें होती है वो ये रिएक्शनें नहीं दे पाते। नहीं देने का कारण इनके जो सुक्रोज के अंदर जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होता है, दोनों के जो कार्बोनिल समूह होते हैं, ग्लूकोज के अंदर कौन सा होता है, एल्डिहाइड, और कीटोन के अंदर कौन सा होता है, तो कीटोनिक होता है। फ्रैक्टोज के अंदर कौन सा होता है, तो कीटोनिक होता है। दोनों क्या कर लेते हैं, जिस प्रकार से अपनों ने बंध बना के दिखाया है, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग ले लेते हैं। मुक्त अवस्था में नहीं रह पाते, नहीं रहने के कारण ये तीनों रिएक्शन नहीं दे पाते। ठीक है, तो ये फ्रैक्टोज के बारे में थी। फ्रैक्टोज की संरचना भी देख ली, क्यों ये अनपचायक शर्करा ये भी देख लिया। कल अपने दूसरा माल्टोज वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।